आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम्स में। हम एनसीईआरटी क्लास 6 की जो भूगोल पढ़ रहे थे उसी के क्रम में आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इससे पहले हम 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जाकर उन क्लास को देख सकते हैं। आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को ज़रूर देखा होगा। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। कैसी होती है पृथ्वी की सतह? ऊबड़ खाबड़, ऊपर नीचे होती है, कहीं समतल कभी असमान होती है। तो इसका कहने का मतलब यह है पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। क्या हो रही है? मैदानों में धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक क्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। पहाड़ी क्या है? इस बॉक्स में बताया जा रहा है, हम देखते हैं पहाड़ी क्या है। पहाड़ी वे स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। पर्वत किसे कहते हैं? 600 मीटर से अधिक ऊंचाई और खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। आप लोग जानते हैं ना, पिछले चैप्टर में पढ़ाया है 8000 मीटर से ऊंचे कौन से पर्वत हैं। माउंट एवरेस्ट की जल्दी से ऊंचाई बताइए कितनी है। ये दिखाया गया है पृथ्वी पर हमारी क्या क्या पाया जाता है। अगर हम ऊपर से देखते हैं तो पृथ्वी पर पर्वत, पठार, पर्वत श्रृंखला, पहाड़ियाँ, मैदान, तट, स्थल संधि, प्रायद्वीप, वितरिका, नदियाँ, नदी मुहाने, डेल्टा, झील, ये सारे हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनको फिर से निर्माण किया जा सकता है। क्या होता है? पृथ्वी की सतह का टूटकर घिस जाना अपर्दन तथा पृथ्वी की सतह पर किसी और चीज़ों का निक्षेपण हो जाना, मतलब उसकी निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी की सतह का फिर से निर्माण किया जा सकता है। ये 2 प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। निक्षेपण की क्रिया किससे होती है? जल के द्वारा, क्योंकि नदियाँ अपने साथ बहा करके इतने गाद निक्षेपण लेके आती हैं। वायु के द्वारा, मतलब हवा चली एक जगह से उठ करके सारे जितने भी निक्षेप दूसरी जगह जमा हो जाते हैं। बर्फ के द्वारा हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पर्वत देखते हैं। पर्वत किसे कहते हैं? पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। मतलब पर्वत क्या है? इसका आधार चौड़ा होगा, इसका शिखर कैसा होगा? छोटा होगा। ये आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु कैसी होती जाएगी? ठंडी होती जाएगी। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं। इन्हें हिमानी कहा जाता है। ये बताया जा रहा है हिमानी किसे कहते हैं? पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली नदियों को हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। समुद्र के अंदर भी पर्वत पाए जाते हैं जिनको हम लोग नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित भी हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहते हैं। अगर बहुत सारे पर्वत एक ही क्रम में हैं तो उनको क्या कहेंगे? पर्वतों की श्रृंखला कहेंगे। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स, एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब हिमालय पर्वत कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में है। आल्प्स पर्वत कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में है। तथा एंडीज पर्वत कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका। ये कहाँ की हैं? ये एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। इधर देखते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित मोनोकी पर्वत हवाई द्वीप किस पर है? हवाई द्वीप पर सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है जो माउंट एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। लेकिन ये क्या है? सागर की सतह के नीचे है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्त पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स पर्वत वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार होता है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला।
कहाँ पर है ये? राजस्थान वाले एरिया में। अपरदन की प्रक्रिया के कारण ये श्रृंखला घिस गई। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। सॉरी। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर के रूप में विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हार्स तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं? कहने का मतलब यही है, जब एक किसी भी पर्वत या पठार का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ उठे हुए भाग को क्या कहेंगे? भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण कहते हैं। जो ऊपर की ओर उठ जाता है उसको उत्खंड कहते हैं तथा जो नीचे की तरह नीचे को धस जाता है उसको क्या कहते हैं? द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। यूरोप की राइन घाटी तथा वोस्जेस पर्वत। अब ये बताइए, राइन घाटी और वोस्जेस पर्वत कहाँ पर हैं? यूरोप में। इतना अच्छा मटेरियल किसी और बुक्स में नहीं मिलेगा जो हमें एनसीईआरटी में मिलता है। आप इसको पढ़ते चलिए, समझते चलिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो इसमें अपने छोटे छोटे बुलेटिन पॉइंट्स में नोट्स बनाते चलिए। इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। ये बच्चों को बताया जा रहा है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। अब इसमें दे देता है, 3-4 ऑप्शन दे देगा। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है? बताइए कहाँ पर है? माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें क्या क्या मिलता है? देखिए, वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे पर्वतों के नाम बता सकते हैं जहाँ से खेल खेले जाते हैं? देखिए, अब ये ज्वालामुखी का हमको एक दिखाया गया है, ज्वालामुखी कैसे निकलता है। ज्वालामुखी यहाँ से शुरू हुआ, ये ऊपर जाके इसका लावा निकल जाता है अत्यधिक ऊष्मा के कारण बाहर। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने से होता है। ज्वालामुखी जो इसका ये शंकु होता है, इसका निर्माण कैसे होता है? राख और लावा की परतों के जमने से होता है। जब ज्वालामुखी फूटा, इसमें से लावा निकलेगा, राख निकलेगी, इसकी जमाव जो हो जाता है, उन्हीं के कारण क्या होता है? ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। अब देखते हैं पठार। पठार किसे कहते हैं? पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। पठार कैसे होंगे? उठे हुए हैं लेकिन सपाट भूमि होती है पठारों की। ये पर्वतों की तरह इतने शंकुआकार नहीं होते हैं। ये आसपास के क्षेत्रों जैसे अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार कैसा है? सबसे पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ये पूछा जाता है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। पठारों में क्या होता है? खनिज प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका में क्या है? सबसे ज़्यादा सोना एवं हीरा। इतने इसके पास संसाधन होने के बाद भी अफ्रीका इतना गरीब है। भारत में छोटा नागपुर के पठार लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पूछा जाता है छोटा नागपुर के पठार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? लोहा, कोयला, मैग्नीज। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? भारत में। दक्षिणी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात। अब पूछ लेगा हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। छोटा नागपुर पठार पर जो स्वर्ण रेखा नदी है उस पर हुंडरू जलप्रपात है तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात। ये दे देगा मैच करने के लिए, 3-4 ऑप्शन के साथ मैच करने दे देगा, सही मिलान करिए। इसको ध्यान से पढ़ते चलिए। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में है। इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। किसकी मिट्टी की प्रचुरता होती है लावा में? काली मिट्टी की। काली मिट्टी की किसके लिए उपयोगी है? कपास की खेती के लिए।
काली मिट्टी की प्रचुरता लावा में होती है जो उपजाऊ एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मैदान देख लेते हैं। मैदान तो बहुत बड़े भाग हैं जिस पर हम लोग रहते भी हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं तथा कुछ उर्मिल और तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों एवं उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं। नदियां कैसे बहती हैं? ऊपर पर्वत है, पठार है, पर्वतों से नीचे की तरफ नदियां बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। उन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। अभी पीछे भी हमने पढ़ा है, मृदा के अपर्दन के कारण क्या होता है? मैदानों के निर्माण में कमी होती है। लेकिन निक्षेपण के द्वारा जो नदियां हैं अपने साथ पत्थर, बालू, सिल्ट लेके आती हैं, उनका घाटियों में जैसे जैसे निक्षेपित करती जाती हैं वहाँ पर मैदानों का निर्माण होता रहता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। जैसे क्या होता है, पठारों में, पर्वतीय भागों में मैदानों उसका परिवहन का हम निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन मैदानों की सबसे अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पर परिवहन के साधनों का निर्माण भी आसानी से कर सकते हैं। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, क्योंकि मैदानों में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जीवन की सारी अनुकूल परिस्थितियाँ हमको मिल जाती हैं ना। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों को बनाने, खेती करने के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण ये भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। गंगा के मैदान में क्या है? हमारे सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ निवास करती है। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें, देखिए मैदान का चित्र दिखाया गया है, कितना मनमोहक लग रहा है। फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आपने उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। क्या होता है मैदानों में? भूकंप है, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान के आने से बहुत बड़ी मात्रा में विनाश हो जाता है। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित करें। आजकल सरकार कितनी योजनाएं चला रही, सतत विकास के लिए। क्यों? क्योंकि आज जो हमारे पास संसाधन है, अगर हो सकता है हम संसाधनों का इसी तरीके से दुरुपयोग करते रहें तो आगे आने वाली पीढ़ी को ये संसाधन भी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने संसाधनों को इस तरह से यूज़ करें कि आगे आने वाली पीढ़ी भी उनका उपभोग कर सके। ये पाठ हमारा पूरा हो चुका है। अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं हमारा देश प्यारा भारत, इसके बारे में देखते हैं। और हमने जो भी पढ़ा उससे अलग बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनको आप लोग नोट करते चलिए और पढ़ते चलिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब भारत के बारे में देख लेते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा है। उत्तर में क्या है हमारे भारत के? हिमालय। पश्चिम में क्या है? अरब सागर। पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। अब प्रायद्वीप क्या होता है इसे समझ लेते हैं। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। तीन तरफ से जल से घिरे हुए स्थल के भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। हमारे भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। क्या कह रहे हैं? उत्तर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितना है? लगभग 3200 किलोमीटर, तथा पूर्व में पश्चिम से लेकर 2933 किलोमीटर लगभग में। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत
भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारों, सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है, तभी हमारे देश को विविधता का देश कहा जाता है। इस विभिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ये चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। हमारे देश में चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आप पता लगा सकते हैं रूस में कितने मानक समय हैं? बताइए, पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं ये। रूस में 11 मानक समय हैं। कितने हैं? 11। अब भारत की स्थिति देखते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे पढ़ाए थे ना, जब ग्लोब पढ़ाए थे तो कर्क रेखा कहाँ पर पाई जाती है? 23.5 डिग्री उत्तर में, उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की जो मुख्य भूमि है उसका विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। इनमें कितना अंतर पाया था? लगभग 29 के अंतर से इनको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। इनके बीच में लगभग 29 डिग्री का अंतर है। देशांतरों के बीच है सागर। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बताइए, किस गोलार्ध में है भारत? हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थिति 2 स्थानों के बीच के समय का अंतर लगभग कितना होता है? 2 घंटे का होता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सूरज के निकलने का अंतर लगभग 2 घंटे का होता है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। ये पूछा जाता है सवाल, इसको नोट कर लीजिए। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे से पहले होता है। अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है? सूर्योदय, सूरज निकल जाता है 2 घंटे पहले, जबकि गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्य के दर्शन होते हैं वहाँ के लोगों को। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय कहते हैं। भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना? ये कर्क रेखा हो गई। भारत के पड़ोसी देश को देख लेते हैं हम लोग। भारत के पड़ोस में कौन कौन से देश स्थित हैं? ये हमारा प्यारा भारत। इसके देखिए पड़ोसी देश कितने हैं? नेपाल, भूटान। देखिए एक बार सिक्किम ऐसा राज्य है जो दोनों तरफ से, अपने पूरब से और पश्चिम से दोनों देशों से जुड़ा हुआ है। किससे? भूटान से और नेपाल से। ये क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया था। ऐसा कौन सा राज्य है जो भूटान और नेपाल के बीच में है? तो कौन सा है ये? सिक्किम में। और किसके आकार का है? अंगूठे के आकार का है सिक्किम। भारत इधर अपने बांग्लादेश से, म्यांमार से जुड़ा है और नीचे जल संधि के द्वारा किससे जुड़ा हुआ है? श्रीलंका से जुड़ा है। इसके पश्चिम में क्या है? अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और इसके उत्तर में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से इसकी सीमाएं लगती हैं और इधर तिब्बत यानी चीन से इसकी सीमाएं लगती हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका एवं मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। पूछा जाता है ऐसे कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से लगी हुई है? श्रीलंका और मालदीव से। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पूछा जाता है पाक जल डबरू मध्य किन 2 देशों के बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। अब भारत की राजनीतिक स्थिति का विभाजन देखते हैं। भारत एक विशाल देश है जिसकी प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। पहले 29 राज्य थे, अब इनको क्या कर दिया गया है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। ये नदियों का बड़े बड़े एग्जाम्स में ये नदियों का क्रम भी पूछ लिया जाता है। यहाँ से देखिए झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ये सिंधु नदी सबसे ऊपर से जा रही है। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज ये नदियों का क्रम है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? देखते चलिए। यमुना नदी इधर यमुनोत्री से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ये गंगोत्री से निकलती है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। कौन सी है? यमुना नदी है। लेकिन यमुना की सहायक नदियाँ हैं जैसे चंबल है, बेतवा, केन है, ये सारी यमुना से मिलती हैं।
लेकिन यमुना से मिलने के बाद में ये आगे चलकर गंगा से मिल जाती है। लेकिन एकमात्र नदी ऐसी जो सोन है जो यमुना की सहायक नदी ना होकर के गंगा की सहायक नदी है, वो डायरेक्ट गंगा से मिलती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नर्मदा ताप्ती 2 नदियां ऐसी हैं जो कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। डेल्टा का निर्माण ये नहीं करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कहाँ से? विंध्याचल और सतपुड़ा की श्रेणी के बीच में नर्मदा नदी बहती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा बहती है। ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है, ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं। बाकी और सारी नदियाँ हैं, ये महानदी है और गोदावरी है, कावेरी है, ये सारी कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले ये आंध्र प्रदेश का एक भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? राजस्थान। तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। अभी कितने राज्य हो गए? 28 राज्य, क्योंकि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या कर दिया है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तब से हमारे यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। अब इसका भौतिक विभाजन देखने से पहले इधर देख लेते हैं जलोढ़ निक्षेप किसे कहते हैं। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है, जिसको जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। सहायक नदी कैसी होती हैं? एक नदी या सरिता की मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। सहायक नदी एक जो मुख्य नदी है उसमें आकर मिल जाती है और अपने निक्षेपों को, अपने जल को मुख्य नदी में मिला देती है, वही हमारी सहायक नदी कहलाती है। भारत का भौतिक विभाजन देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमालय कैसे बना? हिम प्लस आले, इसका मतलब है बर्फ का घर। हिम मतलब बर्फ, आले मतलब घर, तो बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृत्त हिमालय कहते हैं। जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे उत्तर में उसको वृत्त हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंचा शिखर है। सबसे ऊंचे शिखर किस में है? वृत्त हिमालय या हिमाद्री में है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। समझ लेते हैं इसको। ये हिमालय पर्वत है। अगर हिमालय पर्वत के सबसे उत्तर में कौन सा हिमालय है? वृत्त हिमालय, जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है। और इसके दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला होगी? मध्य हिमालय, जिसको हिमाचल भी कहा जाता है, मध्य हिमालय। और इसके नीचे कौन सी होगी? सबसे दक्षिण में कौन सी होगी? शिवालिक। ये पूछा जाता है हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला का नाम क्या है? शिवालिक। और सबसे उत्तरी कौन सी है? हिमाद्री। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृत्त हिमालय या हिमाद्री तथा इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंचे शिखर स्थित हैं। मध्य हिमालय या हिमाचल को हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत सी लोकप्रिय पहाड़ियां यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए ऐसे, जो कहाँ पर है? हिमाचल में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय की सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक। हिमालय के दक्षिण भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल एवं सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। मैदानों में क्या है? जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। शुष्क गर्म रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार हैं। जो भारत की स्थिति है, इसके यहाँ क्या है? जो मैदान है, मैदान के दक्षिण में क्या है? ये प्रायद्वीपीय पठार हैं, जो तीनों तरफ से किससे घिरे होते हैं? प्रायद्वीपीय पठार पानी से, जल से। इसका इस धरातल काफ़ी ऊंचा नहीं है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएँ, घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली श्रृंखला कहाँ पर है? मैदानों के उत्तर पश्चिम में है। जो ये मैदान है, ये भारत के जो मैदान है सारे, इनके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में है। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा होता है? गुरु शिखर। यह अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई है। जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य तथा सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। ये बताया था, विंध्याचल और सतपुड़ा से होकर ही नर्मदा और तापीय नदियां बहती हैं। ये 2 ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं भारत के, और अरब सागर में अपने जल को विसर्जित करती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री है तथा पूर्व में पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को समझ लेते हैं। ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा बहती है। सतपुड़ा से नीचे कौन सी है? तापी नदी बहती है। कहाँ पर गिराती है अपने जल को? अरब सागर में गिरा देती हैं। ये पश्चिमी घाट है,
जिसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका केरल में मालाबार तट है। और ये क्या है? पूर्वी तट है, पूर्वी घाट है। ये किधर है? पूरब के साइड में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में। यहाँ की नदियाँ अपना जल कहाँ विसर्जित करती हैं? बंगाल की खाड़ी में। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये कहाँ गिराती हैं अपने जल को? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। ये पूछा जाता है, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों के मुहाने पर है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के। सुंदरवन डेल्टा को सुंदरवन क्यों कहते हैं? ये बहुत ज़्यादा सुंदर है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखने में तो ये बहुत ज़्यादा भयानक है। इसमें बहुत बड़े बड़े पेड़, गाद, एकदम दलदली एरिया है। लेकिन इसको सुंदरवन डेल्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। उन्हीं वृक्षों के कारण, सुंदरी वृक्षों के कारण ही इसको सुंदरवन कहा जाता है। लेकिन बिल्कुल सुंदर नहीं है, बहुत भयानक है देखने में। कभी जाकर देखिएगा। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब इनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। प्रवाल द्वीप कौन सा? हमारा लक्षद्वीप कौन सा? पूरा मूंगा, जिसको बोलते हैं प्रवालों से तो बना है। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं, लक्षद्वीप समूह तथा जो अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। पूछा जाता है प्रवाल द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार सागर है, मालदीव है, ये सब पूछ लेगा। लेकिन प्रवाल द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप। इसको मूंगा भी बोलते हैं, मूंगा द्वीप लक्षद्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? बताइए जल्दी से, कौन सा हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। यह सुनामी भारतीय तट से टकराई थी, तो इस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न करती है। इतने ग्राफ में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ से? सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। लक्षद्वीप समूह कहाँ है? अरब सागर में स्थित है, केरल के तट से कुछ दूर। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आज की क्लास में इतना ही है। हमने जो पढ़ा है उसका रिविजन कर लीजिएगा। उसमें कुछ सवाल पूछते हैं, उनका आप आंसर दीजिए। सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? पूछा था भी, सह्याद्री को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को या पूर्वी घाट को? पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच पाई जाती है? हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? बताइए। मध्य हिमालय कहते हैं, महान हिमालय कहते हैं, शिवालिक कहते हैं? हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला का नाम बताइए। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन कौन से? बिल्कुल अभी पढ़ाया है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह का नाम बताइए। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।